हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। तार्किक ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे हम बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं। जी हाँ, 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उसके सॉल्यूशन के साथ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मायने ये नहीं रखता कि आप तैयारी क्या कर रहे हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखकर, उनके सॉल्यूशन को समझकर आप उसकी जड़ तक जा सकते हैं और कैसे कैसे चेंजेस आए यूपी टेट के जो पेपर्स हुए हैं। तो अगर इस चीज़ को आप समझ लेते तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन एक अच्छी सफलता मिलने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 2011 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी टेट का 2011 का सेट है, ठीक है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा 2011 का पेपर है और इसमें पेपर 1 की बात करेंगे हम। शिक्षा शास्त्र सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, शिक्षा शास्त्र की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना। देखिए, तार्किक रूप आ गया हमारे चैनल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्ञान मिलने वाला है तर्क के आधार पर, ठीक है। तो देर मत करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, या इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, दूसरा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था और फिर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, जीन पियाजे के बारे में आपने सुना ही होगा, जो स्विस मनोवैज्ञानिक है, महान जीन पियाजे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसको आप संवेदन प्रौढ़ या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त बोलते हैं, और चौथा है फॉर्मल, जिसको अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पर तार्किक रूप से बात की गई है। पहले क्वेश्चन में तर्क के आधार पर किस स्तर में बच्चा जाता है तो सोचता है, और जीन पियाजे ने इन चारों स्टेज की उम्र भी अलग अलग बताई है, ठीक है। तो जो संवेदी प्रौढ़ अवस्था, इसकी उम्र 0 से 2 साल होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था की क्या होती है, 2 से 7, और ये जो मूर्त दिया हुआ है ये 7 से 11, और उसके ऊपर का जो औपचारिक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तर्क के आधार पर बच्चा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में सोचना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। मतलब बच्चों का जो बौद्धिक विकास है उसको जो है 4 स्तरों पर सबसे पहले किसने पहचाना था, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने, एरिक्सन ने या पियाजे ने। तो दोस्तों, ये अभी जो हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया सेम उसी पर डिपेंड है। ये आपका आंसर होता है जीन पियाजे। इन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास के 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। जो अल्प वयस्क बच्चे होते हैं उनके अधिगम के प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है, निषेधात्मक या अग्र सक्रिय या संवेदनात्मक या उदासीन। लेकिन निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, और उदासीन तो बिल्कुल आपके रॉन्ग हो जाते हैं, नाम से ही पता चल जाता है। और इसमें आपका सही ऑप्शन बनेगा अग्र सक्रिय। चौथा क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। जो बच्चा होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सबसे अच्छा अगर परिभाषित किया जाए तो इस पर सही ऑप्शन होगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। मतलब इसमें से किस चीज को जो है अभिप्रेरित
के रूप में, संकेत के रूप में विवेचित किसे किया जाता है? तो सी नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। मतलब अभिप्रेरित शिक्षण जो होता है उसके, ठीक है, संकेत के रूप में इसे विवेचित किया जाता है कि अगर आपका शिक्षण अभिप्रेरित है, अगर विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तभी आपका शिक्षण अभिप्रेरित माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 6 नंबर हमारा यहाँ पर है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद मतलब डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, या फिर पठन विकार से, या गणितीय विकार से, या व्यवहारिक विकार से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीट होता रहता है आने वाले, मतलब जितने भी टेट, सीटेट, मतलब कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके लिए तो ये आपका सही ऑप्शन होगा पठन विकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वां क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पे दिख रहा है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं उनका जो है प्रबंध कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, टीचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी भी बच्चे को आप विशेष, अगर वो जरूरतमंद है या वीक है पढ़ने में, तो उसको विशेष जरूरतें दी जाएं या विशेष उसकी जो है विशेष विद्यालय रखे जाएं, विशेष शिक्षक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा ए वाला, क्योंकि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उसे शिक्षा देने का ये नियम बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? अधिगम के जो प्रकरण है, अधिगम का प्रकरण, उसमें अभिप्रेरण क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या फिर पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक विषय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो आपका 9 नंबर का राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्योंकि अधिगम के प्रकरण में जो अभिप्रेरण होता है वो नई चीज सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा है, A student of grade 5 with visual deficiency should be। जो कक्षा 5 का बच्चा है वो न्यून दृष्टि वाला है, मतलब उसकी विजुअल क्या है, मतलब दृष्टि जो है कमजोर है, डेफिशिएंसी, ठीक, डेफिशिएंसी मतलब वो न्यून दृष्टि वाला है, उसकी दृष्टि कमजोर है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, मगर अगर वो कोई निम्न स्तर का काम करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, या फिर उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें देखिए जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे होते हैं इनके लिए सबसे सही ऑप्शन है सी। कक्षा में जो सामान्य रूप से बर्ताव तो सामान्य रूप से करना चाहिए, चाहे वो जैसा बच्चा हो। ठीक है, और लेकिन उसके लिए जो है ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए क्योंकि उससे क्या होता है, न्यून दृष्टि वाला है, उसे दिखाई कम पड़ता है, इसलिए ऑडियो सीडी उसके लिए जो है हेल्पिंग मटेरियल में सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए 11 नंबर हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ठीक है, द मेंटेन इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट इन क्लास अ टीचर शुड, मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि रखने के लिए शिक्षक को क्या करना उचित रहेगा? ये है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, या फिर चर्चा करना, या कहानी पढ़ना, कहना, या प्रश्न पूछना। तो इसमें आपको कहानी कहना हो रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन सारी कहानी बच्चों को मतलब अच्छी नहीं लग सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं बारी बारी से हर बच्चे से, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट क्लास पर अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उसमें हर बच्चा सतर्क रहेगा और वो इंटरेस्ट लेगा आंसर अपने या अपनी भाषा में उत्तर को देने में। तो सही ऑप्शन आपका डी है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपका है,
वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? जो विद्यार्थी हैं उनको विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। परिवार एक साधन है। परिवार एक कैसा साधन है? फैमिली इज अ मीन्स ऑफ। फैमिली कैसा साधन है? ठीक है, इसमें दिया है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए बनता है। 14 नंबर आपका है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट बाय, मतलब क्या करके जो है वो सोशल जो है डेवलप कर सकता है सोशल वैल्यूज को। ठीक है, सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है एक शिक्षक किसी भी विद्यार्थी में। तो इसमें देखिए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, मतलब महान व्यक्तियों के बारे में कहानी टाइप में सुनाकर उनको अच्छा वैल्यू दे सकता है, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या आदर्श रूप से बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर एक शिक्षक बच्चों के प्रति आदर्श रूप से व्यवहार करता है तो वो उसमें सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न है, What is the most important for a teacher? मतलब टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। भाई एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुवक्ता होना तो नहीं हो सकता, और कक्षा में अनुशासन भी बनाए रखना एक मतलब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बताया गया है। महत्वपूर्ण सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को अगर दूर करने में सबसे वो सफल है तो एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप? जो ब्लैक बोर्ड है वो किस ग्रुप में इंक्लूड किया जा सकता है? कैटेगरी ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के किस ग्रुप में ऐड किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भूत किया जा सकता है? इंक्लूड मतलब अंतर्भूत मतलब शामिल करना। किस में शामिल किया जा सकता है? श्रव्य सामग्री मतलब सुनने में यूज किया जा सकता है, दृश्य में, या फिर दृश्य श्रव्य दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड है, जाहिर सी बात है वो किस में करेगा? दृश्य साधन में माना जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 नंबर हमारा है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल? जो टीचिंग की स्किल है उनमें से कौन सा संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, या फिर प्रश्नों को हल करना, या प्रश्न पूछना, या इनमें से सभी? श्यामपट्ट पर लिखना एक भी शिक्षण कौशल है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। प्रश्नों को हल करना ये भी एक जो है शिक्षण का कौशल है। प्रश्न पूछना भी एक शिक्षण कौशल है। इनमें से सभी, तो जाहिर सी बात है आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या है, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन क्लास शुड बी? जो स्टूडेंट कक्षा में, मतलब जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब उनके ऑप्शन दिए हैं इसमें। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या फिर कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर आपका है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो कक्षा में विद्यार्थी होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, उन्हें जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय? जो किंडरगार्टन पद्धति थी उसका प्रतिपादन किसने किया था? 19 नंबर प्रश्न है आपका ये। ठीक है, तो इसका टीपी नन ने, स्पेंसर ने, मॉन्टेसरी ने, या फ्रोबल ने? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अभी आगे वाले एग्जाम्स में भी, जितने भी यूपी टेट या सी टेट हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन पद्धति क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों का उद्यान या बच्चों का बाग। इस वर्ड का मतलब ये होता है। ये 3 से 6 साल बच्चों के लिए मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चा की अब उपेक्षा करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चा को दंड देने शुरू कर देंगे? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है? हाउ विल यू ब्रिंग अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड ऑन द राइट पाथ? एक अति सक्रिय बालक जो बहुत ही सक्रिय है, उसे कैसे सही दिशा में लाएंगे हम? उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उसे पर कड़ी नजर रखेंगे। अति सक्रिय मतलब देखिए यहाँ पर मतलब वो जरा जरा सी बात पे क्या करने लगता है, किसी को मारने लग सकता है, या फिर मतलब कक्षा को क्या डिस्टर्ब करेगा वो। तो यहाँ पर ये बताया गया अति सक्रिय बालक, उसे पहली पंक्ति पे बैठाएंगे और उसे कड़ी नजर रखेंगे, या उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ए। ठीक है, पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। चलिए 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप आर जनरली बेसिक, ये आगे दिख नहीं रहा है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होता है? तो उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है आपका, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? आपको कक्षा में 2 मंद बुद्धि बालक दिए गए हैं बैठाने के लिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, ये तो एकदम गलत है। शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी उचित नहीं है। एक शिक्षक हैं आप। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सी आपका राइट आंसर है। ऐसे विद्यार्थियों को अगर मान लीजिए शिक्षण में आपके अंदर स्किल कम है, या मंद बुद्धि के बालकों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसी तकनीक सीखनी पड़ेगी। ये आपका राइट आंसर बनता है। 24 नंबर हमारा है, अ टीचर हैज टू बी रिसोर्सफुल। इट मीन्स एक टीचर को मतलब एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? क्या उसका मतलब सारे साधन क्या मतलब है इसका? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, या फिर उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या फिर उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसमें देखिए प्रसिद्धि भी नहीं होनी चाहिए और उच्च स्तर का संपर्क भी नहीं। एक शिक्षक के लिए आपका सही आंसर आपका सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, 25 नंबर हमारा है, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव है। जो बच्चों के संवेगात्मक समायोजन वो है वो प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक जो इमोशनल एडजस्टमेंट वो कैसे प्रभावी होता है? तो इनमें से व्यक्तित्व निर्माण से प्रभावित होता है, या कक्षा शिक्षण में प्रभावित होता है, अनुशासन में, सभी में? हाँ, इनमें आंसर आपका हो जाएगा सभी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। इसमें लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, तो इसमें देखिए बहुत तरीके के बच्चों प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी विधि है। ये सबसे सही ऑप्शन देखने में ही लग रहा है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हमारा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। शिक्षक को क्या परामर्श दिया जाता है वो आपको बताना है। पहला, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब आप बच्चों से बोलेंगे परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से
प्रधान पक्षों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के विशेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ये आपका करेक्ट है, मतलब कोई एक विधि ना बताकर सारे जो प्रश्नों का अभ्यास हम करवाएंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। जो असंगठित परिवार है, ठीक है, घर है, वहां से आने वाला बच्चा किस कठिनाई का अनुभव करेगा, ये आपको बताना है। सुनिर्मित पाठों में कठिनाई अनुभव करेगा, या स्वतंत्र अध्ययन में, या नियोजित निर्देशन में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में। वो स्वतंत्र अध्ययन में जो है सबसे ज्यादा जो है कठिनाई महसूस करेगा। चलिए 29वां नंबर है 29th, यू फाइंड अ स्टूडेंट टू बी इंटेलिजेंट यू विल। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे इसमें? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, या फिर उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी है। 30 नंबर प्रश्न आपका है, लास्ट है पेडागोजी का। यदि विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे उन्हें उनकी रुचि और आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है कक्षा में, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता है। तो ये पेडागोजी का हमने पार्ट आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन दे दिया है। ऐसे ही आगे के जो पार्ट्स हैं अगले वीडियो में हम मिलेंगे, क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है लोग बोरिंग फील करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो जितने भी यूपी टेट के 2011 से लेकर 2019 तक सारे सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए और यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।